हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं नेपाल के पॉलिटिकल क्राइसिस पे। डिटेल्स में समझेंगे चीन कैसे अपने ही जाल में बुरी तरह फंस गया है और भारत के लिए बड़ी राहत की खबर है। आप वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेपाल के पॉलिटिकल क्राइसिस का वजह है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में फूट। एक्चुअली 3 साल पहले नेपाल में चुनाव के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, जिसमें 2 बड़े नेता केपी ओली और पुष्प कमल दहल, जिसे प्रचंड भी कहा जाता है, उनकी पार्टी का विलय हुआ था। दोनों में डील हुआ था कि आधा आधा समय तक दोनों सरकार चलाएंगे, लेकिन ओली के चीनी प्रेम ने नेपाल को भारी नुकसान पहुंचाया। एक के बाद एक भारत के खिलाफ फैसला लेना, चाहे वो नया पॉलिटिकल मैप जारी करना हो, भारत को कोरोना फैलाने का जिम्मेदार ठहराना हो, भारत पे आरोप लगाना हो कि भारत सरकार और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी उन्हें सरकार से हटाना चाहती है। ये सब करके केपी ओली चाहते थे कि उन्हें नेपाली लोगों का समर्थन हासिल हो जाएगा और वो लंबे समय तक सत्ता का भोग कर सकेंगे। लेकिन उनका चीनी प्रेम इतना ज्यादा हो गया कि चीन ने नेपाल के जमीन पर कब्जा करना चालू कर दिया और वो एकदम चुप बैठे रहे। यह दोहरा चरित्र की वजह से उनका विश्वास पार्टी और नेपाली लोगों में कम होना शुरू हो गया। जब प्रचंड के प्रधानमंत्री बनने का समय आया तो ओली साहब सत्ता के भूख में कुर्सी छोड़ने से मना कर दिए। उसके बाद ओली ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का सहारा लेना चालू कर दिया। चाइनीज लीडर और चाइनीज डिप्लोमेट मीटिंग पे मीटिंग करते रहे ताकि ओली और प्रचंड में सहमति बन जाए। जब ओली को लगा कि अब पार्टी में उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है और उन्हें पार्टी से निकालने तक का डर सताने लगा, तो उन्होंने 20 दिसंबर को पार्लियामेंट को भंग कर दिया और डिक्लेयर कर दिया कि अगला इलेक्शन 2021 में ही 30 अप्रैल और 10 मई को होगा और इलेक्शन होने तक कार्यकारी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। पार्लियामेंट भंग करने को लेकर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से तुरंत मंजूरी भी मिल गया। यह सब देख के सारे अपोजिशन पार्टी के लोग आग बबूला हो गए, क्योंकि उन्हें डर सताने लगा कि केपी ओली कहीं इलेक्शन में गड़बड़ी करके इलेक्शन जीत ना जाए या फिर मिलिट्री का हेल्प लेके तानाशाही रूल ना लगा दे, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट भंग करने के बाद सारा पावर अपने अंडर ले लिया इलेक्शन होने तक। उसके बाद नेपाल के अपोजिशन पार्टी का विरोध और उग्र हो गया और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट में कई सारे पिटीशन भी दाखिल किया गया। इन सब घटना के बाद एक बड़ा सवाल उठ रहा है नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, क्योंकि वहां कई सारे लोग फिर से नेपाल में राजशाही की मांग कर रहे हैं, खास करके नेपाल के राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। देखो, 2006 से पहले नेपाल में राजशाही शासन चलता था राजा के द्वारा और तब तक नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन सदियों के राजशाही शासन से नेपाल के लोग उब गए थे और इसको खत्म करने को लेके 2006 में बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था और राजशाही शासन खत्म हुआ। उसके बाद 2008 में नेपाल को एक सेक्युलर स्टेट भी बना दिया गया। चीन लगातार इस काम में लगा है कि कम्युनिस्ट पार्टी में टूट ना हो। हाल में ही पार्लियामेंट डिसोल्यूशन के बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उप मंत्री और उनके साथ 3 और नेताओं ने नेपाल का दौरा किया था, जिसको लेके नेपाल के लोगों और वहां के मीडिया में यह खबर और तेज हो गया कि चीन डायरेक्टली हस्तक्षेप कर रहा है नेपाल के पॉलिटिक्स में। उसके बाद ओली और प्रचंड दोनों ने चीनी डेलीगेशन को उल्टे पांव लौटने को कहा और कहा कि नेपाल के पॉलिटिकल क्राइसिस में किसी और देश की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। इस बार ओली ने भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं सुना। उसका एक बड़ा कारण है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अब चाहती है कि प्रचंड प्रधानमंत्री बने, क्योंकि केपी ओली का विश्वास उनकी पार्टी के लोगों में ही कम हुआ है। इस वजह से केपी ओली ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चीन को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं किया था। इन सब में एक चीज बहुत अच्छा हुआ, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जिस तरह से कुछ सालों से नेपाल के इंटरनल पॉलिटिक्स में दखल दे रहा है, उस वजह से नेपाल के लोगों में उसके खिलाफ गुस्सा और बढ़ा है। चीन यह इसलिए कर रहा है क्योंकि बीते कुछ सालों में चीन नेपाल में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि भारत का इन्फ्लुएंस नेपाल में कम हो। देखो, इन्वेस्टमेंट करना गलत नहीं है, लेकिन चीन का सारा काम छल और धोखे से भरा होता है। इन्वेस्टमेंट के नाम पे ढेर सारा लोन देके कर्ज के जाल में फंसाना और फिर वहां के जमीन को अपने फायदे के लिए यूज करना। इस पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस में भारत का ज्यादा ना बोलना भारत के हित में रहा, क्योंकि 2015 में नेपाल में ब्लॉकेट के बाद से
नेपाली लोगों में गुस्सा बढ़ा था भारत के खिलाफ, जिसे वहां के कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी प्रोपेगेंडा ने और ज्यादा बढ़ा दिया। अब नेपाल के अपोजिशन लीडर भारत से खुद मदद मांग रहे हैं पॉलिटिकल क्राइसिस को खत्म करने के लिए। हम सब चाहते हैं नेपाल में एक ऐसा गवर्नमेंट बने जो नेपाल के लोगों का सोचे और चीनी प्रोपेगेंडा में फंसकर भारत के साथ रिलेशन खराब ना करे, क्योंकि भारत और नेपाल के लोगों का रिलेशन सदियों पुराना है और यह रिलेशन हमेशा बना रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।